हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉकिंग में। आज एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 14 और एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। हमें उम्मीद है कि आप भी इसी जोश जुनून से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि इसका जवाब मुझे टेलीग्राम में मिलता है। ठीक है, कुछ बच्चे के दिमाग में डाउट था, जो कि डाउट हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। कल हम मॉडल सेट साइंस का एक लिए थे, जिसमें से किसी किसी बच्चे का बहुत सारा उसमें डाउट हो गया था, वो भी क्लियर करेंगे। और किसी किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि सर इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, मेहनत करने से पीछे कभी मत हटिएगा, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चाबी है जो किस्मत का द्वार खोल देता है। ध्यान रख लीजिए, यही एक मेहनत चाबी है, इसी चाबी से किस्मत का द्वार खुल जाता है। कहावत में आप सुने होंगे कि जो नसीब बदलता है वो कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। किसी किसी बच्चे को कहता है कि ये बच्चा जो है ना आगे जाके कुछ नहीं करेगा। पता है क्यों कह देता है? भविष्यवाणी उसका क्यों सही होता है पता है? नहीं कभी देखें, क्योंकि उसका कर्म ही वैसा होते जा रहा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा दारू पीना शुरू कर दिया, गांजा पीना शुरू कर दिया, इधर उधर घूम रहा है, तो लोग ऐसे भी अनुभव लगा देता है ये भविष्य में कुछ नहीं करने वाला, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका लाइफ यूं ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लोग उसके आसपास के पड़ोसी कहने लगते हैं नहीं, आगे चल कर के ये डॉक्टर बनेंगे, आगे चल कर ये इंजीनियर बनेंगे, आगे चल के ये जीवन में कुछ करेंगे। तो आप यह मुझे बताइए कि अनुभव लोग किस आधार पे किए, गेस किस आधार पे किए? आपकी मेहनत के आधार पे। यानी मेहनत जैसे आप करना शुरू कर दिए, बगल वाला व्यक्ति कहना शुरू कर दिया लगता है इसके पास किस्मत वाला चाबी आ गया है, अब वो किस दिन वो ताला खोल देगा कहना मुश्किल है। यानी बगल वाला पड़ोसी भी जो है ना मेहनत करने के लिए जुनून में जोश जुनून रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी मेहनत से नहीं भागिए। ठीक है, कल हम मॉडल सेट 1 पढ़ाए थे साइंस का, जो कि एक चैनल है टुडे टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु करके एक और चैनल हम बनाए हैं, जिसमें हम साइंस स्पेशल पढ़ा रहे हैं। उसमें से कुछ ज़्यादा ही हम पढ़ा दिए। तो किसी किसी बच्चे का कहना हुआ कि सर इतना लोड हम नहीं झेल पाएंगे। अरे भाई, लोड झेलिएगा नहीं तो कैसे आप आगे मजबूत होइएगा, कैसे आपके दिमाग का स्टेमिना बढ़ेगा? इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। खास करके मेरा स्टूडेंट तो लाइफ में कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटता है। किस्मत का चाबी बनाइए, ताकि किस्मत का ताला खोलने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और आपके पास मेहनत होगा ना तो किस्मत का ताला कहीं भी खोल लीजिएगा। कहावत में है कि धन सर्वत्र न पूछते, विद्या सर्वत्र पूछते। संस्कृत में एक श्लोक है। यानी आपके पास नॉलेज है ना, तो इस धरती पर का कोई कोना में रहिएगा तो आपको सब कोई पूछेंगे। लेकिन धन है तो धन कहीं एक सीमित जगह ही रहता है, बहुत जगह विद्या। देखिए, अब आप कहिएगा सर पैसा ही सब कुछ है। हम मानते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये जो विद्या है, विद्या भी सब कुछ है, याद रख लीजिएगा। बिना आप ज्ञान का कुछ भी नहीं कर पाइएगा। बिना ज्ञान का आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाएगा तो आप सही से उस चीज़ को नहीं चला पाइएगा। इसलिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मेहनत से मत हड़बड़ाइएगा। वैसे हम आज मॉडल सेट 2 नहीं देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आज मॉडल सेट 1 ही आप कवर कीजिएगा, इतना टेंशन आपको हो रहा है। तो मॉडल सेट 1 एक दिन छोड़कर एक दिन हम मॉडल सेट देंगे, क्योंकि मॉडल सेट जब भी लेंगे तो उसमें जितना इंपॉर्टेंट रिलेटेड है वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, आप लोग पहले ही घबराने लगते हैं तो फिर हम थोड़ा निगेटिव होने लगते हैं कि बच्चा पहले ही डरने लगते हैं। तो किसी किसी बच्चे ने मुझे कल कमेंट करके बोला कि सर मॉडल सेट 1 जो पढ़ाएं बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ा दिए सर। हम डिटेल नहीं पढ़ाएं सिस्टर, उसमें केवल इम्पोर्टेंट जो है वही बताएं। क्या आप मुझे बताइए, विटामिन ए का स्रोत सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, तो क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम नहीं पूछा है? रेटिनॉल नहीं पूछा था? हमको ये बताइए तो, पूछा या नहीं पूछा? या फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है या नहीं? कोई अपने आप खुद सोच करके बताइए। अब कहिए कुछ स्टूडेंट जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो तो ऑलरेडी कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल नए हैं। सिस्टर, जितना हम बता रहे हैं ना फालतू नहीं बता रहे हैं एकदम। इसलिए जोश जुनून के साथ एकदम रटिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम वैसे आज नहीं लेंगे मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 1 ही रहने देंगे। ठीक है, उसी से हम टेस्ट लेंगे, उसमें जो डिटेल हम पढ़ाए हैं। और मॉडल सेट 1 में कुछ कुछ डाउट हुआ था, वो भी हम अभी ही क्लियर करते हैं, क्योंकि क्लास में हो सकता है भूल भी जाए। एक सवाल था जिसमें हम बताए थे कि प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगता है। देखिए, प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू में घटने लगता है। ठीक है, हम टाइफाइड बता दिए थे। टाइफाइड ज़्यादा देखिए जब सीरियस हो जाता है तो उसमें जाकर के कुछ मैटर में हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये प्लेटलेट्स घटने जो लगता है वो डेंगू में घटने लगता है। ठीक है, डेंगू जब बुखार होने लगता है तो उसमें क्या होता है, शरीर से प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगता है। ठीक, दूसरा था
कि शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, देखिए शरीर के जगह पे संसार का होता है, ठीक है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। यहाँ 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर देते हैं। यदि सवाल में दिया रहे ऑल ओवर संसार में बड़ी और लंबी में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसार में सबसे बड़ी कोशिका कह दे, ध्यान रखिएगा, बड़ी कोशिका, तो वो याद रख लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसका? शुतुरमुर्ग के अंडे का। और संसार में सबसे लंबी कोशिका कह दे, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका होता है मानव के तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है न्यूरॉन, कहीं कहीं न्यूरॉन भी लिख देता है, तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। मानव तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होता है। सबसे बड़ी ऑल ओवर, सबसे बड़ी कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का, और सबसे लंबी कहेगा, सीधा लिखे, सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। मानव मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र का होता है। और यहीं पे पूछ ले सबसे छोटी, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। तो माइकोप्लाज्मा भी याद रखिएगा, तो दिमाग में माइको मतलब होता है छोटा, जैसे माइको लग गया मतलब छोटा हो गया। तो 3 क्वेश्चन आप दिमाग में एकदम रट लीजिए। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, संसार में सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र याद रखिएगा तो हो जाएगा क्लियर। और सबसे छोटी कोशिका, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। एक चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा रहता है इस तरह से कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, यहां मानव लगा दिया, ऑल ओवर नहीं कर रहा, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर के देखिए ऑल ओवर एक देखे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, लेकिन लगा देगा आपको सामने आगे में मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, मानव लगा दिया, तब याद रखे ओभा यानी अंडाणु, ओभा का सबसे बड़ी होता है। यदि सवाल में इस तरह लिख दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ओभा, OVA, ओभा यानी अंडाणु, ठीक है। लेकिन आगे में मानव नहीं लगाए, सीधा लिख दे संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो 4 क्वेश्चन हम आपको बताए, पुनः फिर से रिकॉल कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, संसार में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। और संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, ठीक है। अब उसमें लगा दे मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, तब हो जाएगा ओभा, ठीक है। अब एक सवाल और आता है जो मुझे क्लियर करके आप लोगों के लिए सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है। वैसे हम पढ़े हैं जहाँ तक बुक में कि स्पर्म को होता है, लेकिन किसी किसी जगह बुक में थोड़ा सा आंसर उसका अलग दिया है, जिसकी वजह से हम चौथा क्वेश्चन आपको, अब ये 5वां क्वेश्चन जो आपको याद करने के लिए बोले हैं, अभी तत्काल उसे याद नहीं कीजिए क्योंकि 50-50% में है। हम पढ़े हैं एक जगह स्पर्म सबसे छोटा होता है कोशिका मानव शरीर में, मानव शरीर का नाम बोलेगा तब, ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके हमें बताइए कि मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन कोशिका को लेकर कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बाबू फिर से बता देते हैं, संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। यही 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा पूछा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो पूछने की संभावना रहता है उसमें लगा देता है मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तब हो जाएगा ओभा यानी अंडाणु। अब 5वां क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं कि मानव शरीर के सबसे छोटी का कोशिका के बारे में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे हम पढ़े थे स्पर्म, लेकिन किसी एक जगह दूसरा आंसर लिया है, जिसकी वजह से अभी हम उसे क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे आप आ जाएगा उस तरह क्वेश्चन, तब तो आप 50-50 में मार सकते हैं स्पर्म, ठीक है। और वैसे उस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, लेकिन जो 3 क्वेश्चन आपको सबसे शुरू में बताए वो ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन था, दोनों क्लियर कर दिया हम। एक प्लेटलेट्स को लेकर के था जो कि डेंगू में घटता लगातार, और एक ये कोशिका को लेकर के था, ये भी आपको हम क्लियर कर दिए। और एक क्वेश्चन आप बोले थे कि सर इतना डिटेल मत जाइए, हम डिटेल ज़्यादा नहीं जाते हैं सिस्टर, आज मॉडल सेट 1 ही रहेगा, कल हम मॉडल सेट 2 देंगे, ठीक है। आज टेस्ट जो लेंगे उसमें मॉडल सेट 1 से ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो डिटेल में हम आपको पढ़ाएं, इसलिए उसे एक बार और देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बिडाल, और एक चीज़ और ये भी मुझे बताइएगा कि जो भी पॉइंट हम आगे शुरुआती में समझाते हैं, क्या वो बकवास लगता है या इम्पोर्टेंट वो बात हम बताते हैं, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट ने कह देता है मुझे कि सर शुरू में बकवासें बहुत ज़्यादा कर देते हैं। क्या हम बकवास करते हैं या फिर
वो जो बात हम शुरू में बताते हैं आपका डाउट वो ज़रूरी है, ठीक है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से डरिए नहीं, क्योंकि कमेंट आपका हम पढ़ते हैं। हम एक भी चीज़ फालतू नहीं बताते हैं दोस्त, जो आपके ज़रूरी के लिए है, जो आप मुझसे सवाल करते हैं, केवल वही बताते हैं, क्योंकि मुझे फालतू बकने का मेरे पास समय ऑलरेडी नहीं है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किया जाता है। देखिए, बिडाल टेस्ट जैसे कि HIV होता है, एड्स हो गया, तो HIV टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? टीबी होता है, टीबी के लिए टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए, यदि किसी को टाइफाइड की शंका किसी टाइफाइड का कोई लक्षण दिखा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? बिडाल टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रोग प्रगति को रोकने के लिए अपनाए गए उपाय कहलाते हैं। देखिए, 3 तरह का रोकथाम होता है, ठीक है? एक रोकथाम वो होता है जो कि आगे बीमारी आपको ना हो, जैसे टीकाकरण। टीकाकरण क्यों कर रहे हैं? पोलियो का टीका देते हैं ताकि आपको आगे बीमारी पोलियो का नहीं हो। BCG देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि आगे ना हो। तो जो आगे बीमारी वो ना हो, वो प्राथमिक रोकथाम में आता है। सेकेंडरी में क्या होता है? यदि बीमारी हो गया है तो उसे आगे नहीं बढ़ने देना है। यदि बीमारी हो गया है तो आगे नहीं बढ़ना देना, उसकी बचाव के लिए हम सेकेंडरी के अंतर्गत करते हैं। और टर्सरी में क्या होता है? करो और मरो, यानी आपका कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका है, या तो आप मरिएगा या तो बचिएगा, ठीक है? तो हम उसमें कोशिश करते हैं टर्सरी में कि आपको पुनः उसी अवस्था में ला दें, यानी जिस अवस्था में आप स्वस्थ थे। बचे तो ठीक है भाई, नहीं बच पाए तो हम क्या कर पाए? बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, लास्ट में विशेषज्ञ टीचर ये डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, टर्सरी मतलब लास्ट स्टेज जब हो जाता है इंसान का, तो ठीक है। तो बचाव के लिए प्राथमिक बचाव में क्या होता है? टीकाकरण, यानी आगे बीमारी ना हो। दूसरा में क्या होता है? बीमारी यदि हो गया है, ठीक है, तो आगे उसे बढ़ने नहीं देना है। और टर्सरी में तो करो और मरो वाला होता है। वैसे इसके लिए हम आराम से एक वीडियो डिटेल से हम लाएंगे, आप लगे रहिए मेरे साथ, हम जरूर लाएंगे। लेकिन बीच बीच में आप कमेंट करके भी मुझे पूछा कीजिए, क्योंकि हम भी तो मानव है, भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है? कहता है कि रोग प्रगति को रोकने के लिए, यानी रोग हो गया, आगे प्रगति ना करे, डेवलप ना करे, जैसे पड़ोसी को बढ़ने नहीं देते हैं, देख पड़ोसनी जर मर, यानी आगे यदि बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम टांग उसके पीछे खींचते हैं ना, उसी तरह रोग यदि हो गया है उसका भी टांग खींचना है रोग को, कि रोग को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है? तो रोग प्रगति को रोकने के लिए अपनाए गए उपाय कहलाता है, यह द्वितीय बचाव में कहलाता है। यानी रोग आपको हो गया है, आगे नहीं होने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, यह द्वितीय बचाव में होता है। पहला बचाव में क्या होता है कि पहला बचाव में रोग नहीं है, लेकिन रोग आगे ना हो इसके लिए टीकाकरण करते हैं, दवाई देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो समझ लीजिए कि आपके पड़ोसी में यदि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है एग्जाम का, ज़्यादा डेवलप कर रहा है, उसका टांग यदि खींच रहे हैं तो इसका मतलब द्वितीय बचाव कर रहे हैं आगे से नहीं बढ़ने देना है, ठीक है? वैसे रोग में करना है। आगे देखते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स को समाप्ति की घोषणा कब किया गया था? देखिए, WHO ने स्मॉल पॉक्स यानी समाप्ति की घोषणा 1980 में किया था, ठीक है? इसका अंतिम मामला 1977 में आया था। ये जो गोल गोल घुमाते हैं ना, तो कोई कोई बच्चा समझता है ये बोला, कोई कोई बोलता है ये बोला, ना रे बउआ, इसका हम पहले आंसर ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी 1980 होगा, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं करना, रटने वाला रटो। कहता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। कभी कभी रटने वाला व्यक्ति भी फंस जाता है, इसलिए समझने की कोशिश जरूर कीजिए। तो कहता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स को समाप्त करने की घोषणा कब किया गया था? ये 1980 में समाप्त कर दिया गया था। चूंकि 1977 में इसका अंतिम मामला आया था, इसके बाद 1980 तक में कोई भी इसका मामला नहीं आया। तो फाइनली WHO ने बोला कि चलो हटाओ, 1980 में इसका घोषणा कर दिया कि चलिए स्मॉल पॉक्स क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है? वैसे नीचे हम लिख भी दिए हैं कि अंतिम मामला 1977। आगे कहता है मिड डे मील प्रोग्राम प्रतिदिन कितनी कैलोरी और प्रोटीन देना चाहिए? आपको हम क्लियर कट बता देना चाहते हैं। पूरे इंडिया में 15 अगस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा है, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील शुरुआत हुआ है पूरे इंडिया में आधिकारिक तौर पर के, ठीक है? वैसे देखिएगा तो तमिलनाडु में पहले ही शुरुआत हो गया है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में
आधिकारिक तौर पर मिड डे मील जो बच्चा को स्कूल में खाना देते हैं, नहीं होता है टिफिन हो गया, मैंने 1:30 बज गया तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब 8 क्लास में रहते थे तो तुरंत बर्तन लेके दौड़ने लगते थे कि ना, कि तुरंत भाई हमको खाना चाहिए। अक्सर खाना खाने के लिए हम लोग जाते थे, खिचड़ी खिलाते थे, अलग अलग उसका रूटीन होता है, ठीक है। उस रूटीन के अनुसार खाना खिलाए तो बहुत अच्छा रहता है। वो रूटीन इसलिए कि बच्चे में कुपोषण नहीं हो, कोई कमी ना हो, उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने अलग अलग योजना बनाते हैं। वैसे उसमें तो कुछ कुछ इधर उधर कर भी देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, गरीब बच्चा का कभी भी हक नहीं मारना चाहिए। आप लोग कभी भी उस तरह का नौकरी आसपास होगा तो ईमानदारी से कमाइएगा, झूठ का पैसा नहीं कमाइएगा। नहीं तो आप देखे होंगे कभी कभी जो ज़्यादा ठगता है ना, ज़्यादा कमाता है ना, उसका बाल बच्चा जो देखिएगा ना, वो बेउल्लुरे पैदा होता है, वो मतलब कोई काम का ही नहीं रहता है। तो भगवान देखता है, इसलिए ईमानदारी से कमाइएगा। ईमानदारी से 2 पैसा ही कमाएंगे, चैन से जिएंगे, मस्ती से जिएंगे, टेंशन फ्री है, ठीक है। तो कहता है मिड डे मील। मिड डे मील प्रोग्राम प्रतिदिन कितनी कैलोरी और प्रोटीन प्रदान किया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत हुआ 15 अगस्त, रे बउआ याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 को आधिकारिक तौर पर पूरे इंडिया में, ठीक है। ये मिड डे मील स्कूल में जो भोजन देता है उसका एक रूटीन बना हुआ, उस रूटीन में कहता है कि कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो देखिए उसके रूटीन के अकॉर्डिंग 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम तक जो है प्रोटीन देना चाहिए। अब रोज नाप को तो नहीं देगा, आगे पीछे प्रोटीन में हो जाता है, ठीक है। तो 300 कैलोरी और 8 से लेकर के 12 ग्राम तक प्रोटीन देना चाहिए मिड डे मील प्रोग्राम के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि शिशु मृत्यु दर यानी IMR किस रूप में व्यक्त किया था? देखिए शिशु मृत्यु दर को 1000 बच्चा जन्म लिया, ठीक है, मान लीजिए 1000 बच्चा जन्म लिया, 1000 बच्चा में कितना बच्चा डेथ कर गया, उस आधार पे हम शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से हम एक और वीडियो मुझे लाना पड़ेगा, जिसमें मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, इस तरह से मुझे कवर करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि 15 तक ही लेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास, उसके बाद न्यूट्रिशन चले आएंगे, ठीक है। तो फिर जब रिटर्निंग आएंगे 16वां क्लास, तो उस समय फिर डिटेल से हम एक एक करके कवर आपको करते चलेंगे। तत्काल आप याद रख लीजिए शिशु मृत्यु दर किस रूप में व्यक्त किया था? दर प्रति यानी जीवित जन्म 1000 बच्चा यदि जन्म ले लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई इलाका में 1000 बच्चा जन्म ले लिया, या कोई मान लीजिए 1000 बच्चा जन्म ले लिया, उसमें से देखिए कितना मृत्यु हुआ, उस आधार पे जो हम शिशु मृत्यु दर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जीवित जन्म लेने वाले 1000 बच्चे पे ही शिशु मृत्यु दर ज्ञात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि लगभग 25% मातृ मृत्यु दर किस कारण होता है? देखिए लगभग 25% मातृ मृत्यु दर जो होता है वो प्रसव संबंधी रक्तस्राव यानी पीपीएच का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। पीपीएच कहीं कहीं पीपीएच भी WHO ने क्लियर कर दिया है। WHO के अनुसार उन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि 25% जो मातृ मृत्यु दर होता है, ध्यान दीजिएगा, मातृ मृत्यु दर जो होता है 25% तक, वो होता है पीपीएच के कारण। पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कहने का मतलब है डिलीवरी के समय बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। अब देखिए डिलीवरी के बाद यदि यूट्रस, जैसे यूट्रस हुआ, प्लेसेंटा, देखिए होता क्या है कि यूट्रस से प्लेसेंटा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद सुकुड़ता है, लेकिन कुछ केस में सुकड़ता ही नहीं, सुकड़ना बंद ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हाई होने लगता है। और जब ब्लीडिंग हाई होने लगता है तो उस कंडीशन में मातृ मृत्यु दर अधिक हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मातृ मृत्यु दर का 25% जो केस है WHO के अनुसार ये पीपीएच के कारण होता है। पीपीएच यानी कहने का मतलब डिलीवरी के बाद हाई ब्लीडिंग जो होता है उसके वजह से उसका मृत्यु यानी डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रसव संबंधी रक्तस्राव, यानी डिलीवरी के समय जो रक्तस्राव होते हैं उसके वजह से जो है 25% तक मातृ मृत्यु दर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल सेम है। ICDS इसको एक दिन और हम क्लियर किए थे। ICDS आज आपको बताना है फिर कि ICDS के अंतर्गत किस पद का सृजन किया गया, आशा या आंगनबाड़ी को। फिर हम रोज पूछते हैं ताकि आपको जवाब देते थे, आपको याद हो जाए। आज हम ICDS का फुल फॉर्म पूछे हैं, एक दिन और आपको हम बता दिए थे। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। हम इसलिए दे देते हैं ताकि इस तरह से क्वेश्चन आपको आए तो फिर इसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहिए, ठीक है। आगे है इंसिडेंस। देखिए इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए इंसिडेंस से क्या समझते हैं, जैसे कि कोई क्षेत्र में नया बीमारी फैल रहा है,
ठीक है। तो जो नया बीमारी आता है ना, उसको हम इंसिडेंस के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। यानी इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी बीमारी के नए मामले, यदि कोई बीमारी का नया मामला आ रहा है तो हम उसे इंसिडेंस के अंतर्गत में काउंट करते हैं। मतलब कोई जोग्राफिकल एरिया है, यानी उसका कोई भौगोलिक एरिया है, ये कोई एक समुदाय या कम्युनिटी है, उसमें नया नया मामला आ रहा है तो हम उसे इंसिडेंस के अंतर्गत काउंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इंसिडेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया कि इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं, तो किसी बीमारी के नए मामले, यानी बीमारी का कोई नया नया मामला आ रहा है तो उसको इंसिडेंस के अंतर्गत मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास 8 तक ही ये क्लास 9 तक ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ही लिए हैं, ठीक है। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, चूँकि इसमें बहुत सारा डाउट था, और कल जो हम मॉडल सेट 1 लिए थे, किसी किसी बच्चे को ज़्यादा डाउट होने लगा था, तो अपना मैंने जो कहता है ब्रेन का इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी से ये भूल जाते हैं दिमाग से, ये हाँ, स्टेमिना को बढ़ाइए, ठीक है, स्टेमिना को बढ़ाइए। और हो सकता है कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, हो सकता है इधर उधर पढ़ते होंगे, वो चाहते होंगे कि सर जो है कम कम ही खींचे ताकि उधर का भी हम क्लास कर लें। तो उस तरह के बच्चे जो भी होंगे हमें कमेंट करके बता दीजिएगा सर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरा व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा व्यवस्था का मतलब यही हो गया कि आपको यही कह देंगे कि मेरा क्लास तत्काल छोड़ दीजिए, पहले उधर कवर कर लीजिए, ठीक है।